नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज है। अयोध्या से जो राम लहर उठी है, बीजेपी उससे 24 में 400 का आंकड़ा छूना चाहती है। लेकिन इस बीच एक और आवाज आपको सुनाई दे रही है, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये शोर आपको अब लगातार सुनाई देने लगा। तो सवाल है, क्या मोदी हैट्रिक लगाने के लिए CAA वाला दांव चलने वाले हैं? इसकी पूरी पटकथा आज आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूं। अगर आपको याद होगा कि वो 4 साल पहले की तस्वीर है, और अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिलाऊंगी। फरवरी का महीना था, ठंड के दिन थे, साल 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत थी। पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, और उसकी धुरी थी CAA, जिस मुद्दे पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दिल्ली के शाहीन बाग से जो चिंगारी निकली थी, उसने कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया था। कई जगहों पर CAA के नाम पर मोदी विरोध का मन सज चुका था। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान हुआ था। कई राजनीतिक दलों ने सियासी रोटियां भी सेकी थी, और वो अक्सर होता है। मुद्दा उठा है तो सियासत तो होती ही है, और एक बार फिर CAA का शोर अब वापस सुनाई देने लगा है। नागरिकता संशोधन कानून, जिसे 2019 में पारित कर दिया गया था, 6 महीने में इसे लागू करना था, लेकिन 8 बार एक्सटेंशन देने के बाद भी इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा सका। अब CAA से जुड़े कई सवाल हैं, और इन सवालों पर आज आपसे पूरी तरीके से सिलसिलेवार बात होगी। सवाल है, अब क्या 4 साल बाद आखिर अचानक CAA की गूंज क्यों सुनाई देने लगी है? आखिर 4 साल से CAA क्यों ठंडे बस्ते में? क्या इसे जल्द लागू करने की तैयारी हो चुकी है? और 2024 के चुनाव से पहले CAA लागू करने का ऐलान क्यों किया जा रहा है? क्या इससे राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? और क्या हिंदू वोटर्स एकजुट हो सकते हैं? क्या विरोध करने वाली पार्टियों को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ सकती है? और क्या प्रधानमंत्री मोदी की सख्त छवि और मजबूत हो जाएगी? देश हित में फैसले लेने के पीछे वो नहीं हटते, क्या ये साबित हो जाएगा? आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन्हीं सवालों को तार्किक जवाब इसका ढूंढेंगे और आपके सामने इन सवालों के जवाब रखेंगे। CAA से जुड़ी सारी शंका, कंफ्यूजन आज आपकी दूर करने वाली। माना यही जा रहा है कि साल 2024 के पहले महीने में राम मंदिर का उद्घाटन कर बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को करीब करीब साध चुकी है। वहीं जनवरी के आखिरी सप्ताह में बिहार में खेला कर, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नीतीश को साथ लाने का ये जो नया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीटों पर पूरी तरीके से टारगेट कर चुकी है। और अब फरवरी का तीसरा धमाका, CAA को लागू कर पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट पाने की तैयारी में। मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो किसी भी हाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को लागू करके ही रहेगी। कैसे? 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि CAA का फाइनल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं अजय मिश्रा टेनी ने ये बात पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के बीच कही थी, और उसके बाद 27 दिसंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA लागू होने से कोई नहीं उसको रोक सकता। अमित शाह ने भी अपनी बात पश्चिम बंगाल की एक रैली में ही कही थी। सुनिए। ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं देगी। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम CAA को लागू कर रहेंगे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर है और सियासी गलियों में CAA का शोर भी है, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि CAA इज कमिंग सून। लेकिन सवाल है कि क्या फिर से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा?
क्या शाहीन बाग जैसे पोस्टर्स और जो तमाम तरीके के प्रोटेस्ट थे वो वापस होंगे? और बीजेपी शायद इसकी परवाह किए बगैर इस बार इसे हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेगी, यानी कि CAA के नियम लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू करेगी। और इसके संकेत केंद्र सरकार के कई बड़े अधिकारियों की तरफ से मिल चुके हैं। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की बात करते हैं। 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के मतुआ समुदाय के बीच उन्होंने एक बात कही। वो गारंटी देते नजर आए कि देश भर में 7 दिन के अंदर नागरिकता कानून संशोधन जो अधिनियम है यानी CAA लागू हो जाएगा 7 दिन के अंदर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के ये दावे के बाद खलबली तेज मची और उन्हीं के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 29 जनवरी को कहा कि CAA और NRC अब देश की जरूरत है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक और नेता, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं शुवेंदु अधिकारी ने 30 जनवरी को कहा कि फरवरी में इसे लागू किया जा सकता है। आप सिलसिलेवार देखिए कि कैसे बयान आने लगे हैं और इन बयानों से किस तरफ ये राजनीति जा रही है वो भी आप समझिए। ভারতবর্ষে CAA লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে CAA लागू হবে। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। कानून पारित हो गया, रूल बन गया, रूल को सामने आने दीजिए, तुरंत हो जाएगा। जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका जो मांग था 1945 से, वो मांग पूरा होने वाला है। मोदी जी ने ठाकुर नगर में वादा किया था, अमित शाह जी ने बार बार कमिटमेंट किया था, और पूरा करने का टाइम आ गया है। टाइम इज नॉकिंग द डोर। CAA पर नेताओं और मंत्रियों की टिप्पणियों का टाइमिंग समझिए और जहां पर जाकर ये बयान दिए जा रहे हैं उसकी जगह को भी समझिए। इसका साफ संकेत दिया जा रहा है कि CAA को लेकर सरकार जल्दी में है। हम CAA के सियासी फैक्टर, उसकी क्रोनोलॉजी, उसके विरोध की वजह पर बात करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर CAA है क्या, जिसकी वजह से इतना शोर शराबा, विरोध और सरकार उसको लागू करने पे एडमेंट है। आखिर CAA है क्या? देखिए, इसको समझिए। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों में, अपर हाउस, लोअर हाउस में पारित हो गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत किए गए और उसके बाद उसने कानूनी जामा ले लिया था, यानी वो कानून में बदल गया था। अब देखिए, CAA को लेकर साल 2020 से लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। 8 बार एक्सटेंशन मिला। इसको लागू होने के बाद अब आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि CAA है क्या और इसके लागू होने से होगा क्या। CAA अगर लागू होता है तो उसके बाद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी। किसको? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से परेशान होकर या किसी भी कारण से भारत में आ चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं सालों साल पहले, दशकों पहले, जो गैर मुस्लिम हैं, यानी कि उन देशों के माइनॉरिटी, उनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे कौन? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी कि इसके बाद वाले नहीं, ये जो पूरा CAA बिल है, ये जो कानून है, ये उन्हीं को नागरिकता देगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। वो विदेशी हैं जो गैर मुस्लिमों को, जो गैर मुस्लिम है, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है और इसी का विरोध हो रहा है। यही मसला है।
गैर मुस्लिम शब्द ही वो वजह है जो सीएए पर छिड़ने वाली बहस का सबब बनता है। विपक्ष ये सवाल उठाकर लोगों को भड़काने या भ्रम फैलाने या जाहिर तौर पे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी जा रही। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले ही सीएए का मुद्दा उठाती है। क्यों उठाती है? ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम जानबूझकर किया जा रहा है और ये एक राजनीतिक प्रयास है। जब हर कोई नागरिक है तो सीए मुद्दे को इतना तूल देने की वजह क्या है, मतलब क्या है? पर ममता जी मन में जानती हैं कि अगर सीए लागू हो गया तो पश्चिम बंगाल में ममता जी का पलड़ा कमजोर होगा और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। अब देखिए, आप सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। हम लोग शांत करके रखा है, लेकिन कंडीशन एक है, कैब वापस लो, एनआरसी नहीं चलेगा। अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोर है, कितना का पास इतना जोर है, हम देखेंगे। अब देखिए, इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध जहां की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं यानी बंगाल में ही हो रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर के राज्य नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर भी इसका पुरजोर विरोध देखने को मिला है। और पिछले दिनों जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर का हुआ या उससे काफी पहले असम में जिस तरीके से घटनाएं हुई, ये सीएए के अनाउंसमेंट के बाद, उसको बिल बनने के बाद, कानून बनने के बाद आपने काफी सारे ऐसी घटनाएं देखी होंगी नॉर्थ ईस्ट में। पर लेकिन आपको अभी हम सबसे पहले बंगाल में क्यों विरोध हो रहा है इसकी वजह को समझाते हैं। अब देखिए, इससे जानने के लिए आपको मतुआ फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग काफी समय से स्थायी नागरिकता की मांग कर रहे हैं। ये हिंदू शरणार्थी हैं जो देश के विभाजन के दौरान और बाद के दशकों में बांग्लादेश से भारत पहुंचे। 1947 के बाद से ये लोग तब के ईस्ट बंगाल में यहाँ आकर बसने लगे। जैसे पश्चिम बंगाल के 4 जिले नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी बर्दवान की करीब 73 विधानसभा सीटें, कितनी 73 असेंबली सीट्स पर मतुआ समुदाय का प्रभाव है। यहां आप समझिए कि ये पूरा जो राजनीतिक मसला है इसकी जड़ क्या है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 10 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं और मतुआ समाज अनुसूचित जाति में आता है। इनमें से 4 लोकसभा सीटों पर मतुआ संप्रदाय का प्रभाव है। यानी बंगाल में 2 करोड़ 14 लाख दलित वोटर हैं और इनमें से 35 लाख यानी करीब 16% मतुआ वोटर हैं। और यही है इस पूरे मसले की जड़। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सीएए का विरोध क्यों कर रही है। अब देखिए, मतुआ समुदाय के बनगांव लोकसभा केंद्र में बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 7 दिन के अंदर सीएए लागू होने का दावा कर दिया। मतुआ के साथ साथ राजवंशी समुदाय की भी स्थायी नागरिकता की डिमांड पुरानी है। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 के बाद से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार आदि में राजवंशी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। राजवंशी समुदाय का असर उत्तर बंगाल की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर पड़ता है। इसी तरह कुल मिलाकर राज्य की 1/4 लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का सीधा असर पड़ता है, डायरेक्ट इंपैक्ट है। और ऐसे में बीजेपी मतुआ और राजवंशी समुदाय का वोट पाने के लिए सीएए वाला दांव चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी 42 सीटों वाले बंगाल में ममता को टक्कर देने के लिए इस एक्ट को लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की जुगत में है। बंगाल के अलावा बीजेपी सीएए के दिल्ली और पंजाब के सिख वोटर्स में भी पैठ बढ़ा सकती है, खासकर वो वोटर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर यहां पर बसे।
सीएए का फायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 32,000 से ज्यादा शरणार्थियों को मिल सकता है और ये पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके लिए जा सकता है और ये बड़ा और जिसे बोलते हैं नव मतदाता नए वोटर्स इसमें जुड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों की बारी है। यहाँ सीएए के विरोध की वजह बंगाल से अलग हटकर है। पूर्वोत्तर के लोग मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलती है तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान का और उनकी आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के पूरी तरीके से विरोध में। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड और त्रिपुरा, यानी ये सातों राज्य के मूल लोग सजातियां हैं और इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता जुलता है। लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने शुरू हो गए। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू यहाँ आने लगे हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर के लोगों को ये डर है कि सीएए को लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और उनका हक छिन जाएगा। अब ऐसे में असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं और ये काफी बड़ी संख्या है। ये दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया। अब देखिए, ये तो पूर्वोत्तर में विरोध की वजह थी, लेकिन जो सियासी विरोध क्रोनोलॉजी है उसे भी आपको समझना जरूरी है। पहले सीएए को लेकर सियासी टिप्पणी से माहौल को गर्म किया जाता है, फिर इस माहौल का फायदा उठाकर लोगों के बीच भ्रम का तड़का लगा दिया जाता है। कानून पर फैले भ्रम के भंवर में फंसे लोग को ये बहलाया, फुसलाया, भड़काया जाता है और भड़के हुए लोग प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन की चिंगारी से हिंसा की आग भड़क जाती है और इसी आग का फायदा सियासी दल अपनी चुनावी रोटियां सेकने में करते हैं। अब भ्रम के जाल में फंसे और धर्म के नाम पर बटे लोग ये समझ भी नहीं पाते कि वो सियासी दलों का मोहरा बन चुके और इस बार भी ये खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सीएए का नाम दोहराया तो विपक्ष ने भी मुद्दे के सहारे सियासी फायदा तलाशना शुरू कर दिया है। विपक्ष का साफ कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वैध दस्तावेज नहीं है, उनको उन बाकी के लोगों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और वो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? वो समानता के अधिकार की बात करता है। क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे मार गोली। इसी में हमारा कागज छुपा है। मार दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है। अब जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए कि वो पड़ोसी मुल्क जो धर्म के आधार पर तैयार हो, वहां रहने वाले गैर मुस्लिमों की हालत क्या है। हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 24% थी। आज 2024 है और 2024 में ये प्रतिशत घटकर केवल 2% रह गया है। उसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी जो 1947 के समय 30% थी, वो आज घटकर 7% रह गई। अब सरकार का तर्क जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये बताती है और दावा करती है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही। मोदी सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए 50 से ज्यादा मुल्क और हैं
50 से ज्यादा देश हैं जो उनको नागरिकता दे सकते हैं, जबकि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता देने के लिए कोई और देश नहीं है। इसीलिए नागरिकता देने के लिए CAA कानून बनाया गया है। भले ही हम इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं, वोट बैंक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जो तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको नागरिकता कोई और देश नहीं देगा। जबकि मुस्लिम अगर माइग्रेट होना चाहता है तो 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो उनको नागरिकता दे सकते हैं। इसीलिए दूसरे देशों यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के लिए, जो दशकों से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए, उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है और जिनको नागरिकता दी जाएगी CAA के सहारे। लेकिन उनको कई सारी जानकारियां देनी होंगी। मसलन भारत में किस साल से बिना वैध दस्तावेज के आपने प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद कितने वर्ष रहे और कहां रहे, आवेदकों को अपना देश छोड़ने की वजह भी बतानी होगी, वर्तमान व्यवस्था की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी और यहां तक कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। यानी पूरी जांच और पड़ताल के बाद यह तय किया जाएगा कि किसको नागरिकता देनी है और कैसे देनी है। CAA आएगा, ये बात तय हो चुकी है। बीजेपी इसको आचार संहिता लागू होने से पहले लाना चाहती है। मोदी सरकार CAA लागू करने की गारंटी दे रही है। अब ये गारंटी मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार का आंकड़ा छुआ पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम CAA को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ये इसका फायदा या नुकसान शायद भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही तैयार है।